सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम वीडियो सॉल्यूशन बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। जो आज हमारा मेगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 आयोजित हुआ, उसका बायोलॉजी का सॉल्यूशन, बायोलॉजी के उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो आज के टेस्ट में शामिल थे। और आज के टेस्ट के अंदर मुख्य रूप से प्रयास किया गया कि एनसीईआरटी का जो रिवीजन आपका साथ साथ हो, उस प्रकार के मैंने प्रश्न डाले हैं। एनसीईआरटी के जितने भी लाइन टू लाइन प्रश्न हैं उनको कूट के रूप में बनाकर, कुछ को वैसे बनाकर, दोनों तरीके से हमने प्रयास किया है कि आपको दिया जाए। आज हमने प्लांट फिजियोलॉजी मुख्य रूप से फोकस किया गया, उसके साथ जैव विकास और उसके साथ मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ और जैव विकास और प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपके प्रकाश संश्लेषण श्वसन सारों को शामिल है, प्लांट हार्मोन्स हैं। इनको हमने 45 प्रश्न इस टेस्ट के अंदर दिए। 3 नंबर ये टेस्ट था। प्रयास किया गया है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद करवाई जाए। और जिन साथियों ने एनसीईआरटी को पढ़ रखा था, तो मुख्य रूप से आपने प्रश्नों को किया है। और आप विश्वास करिएगा कि आने वाली जो ग्रेड सेकेंड है उसके अंदर आपको इसी प्रकार के प्रश्न लाइन टू लाइन मिलेंगे। आपको मौका यदि मिल रहा है तो आप इनको याद कर लीजिएगा। कम समय है, लेकिन जब भी आप टॉपिक वाइज आपका जो थ्योरेटिकल आप पोर्शन पढ़ रहे हो, उसके बाद इनको लाइन टू लाइन आपको याद करना है। आगे हम देखते हैं इस टेस्ट का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखा, अभी हम बायो का देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ एक एडवर्टाइजमेंट इसको हम कह सकते हैं, संस्था की तरफ से ये टेस्ट सीरीज हमारी चलाई जा रही है। आपको यदि पता नहीं है तो ये हमारी 2.0 है। इन सब के ऊपर 60% ऑफ अभी चल रहा है, जो लगभग 400-300 रुपये के अंदर आपको विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रही है। आप 2.0, 1.0 और आपकी जो हमारी मेगा टेस्ट सीरीज, ये 3 टेस्ट सीरीज हमारी वर्तमान में चल रही है। 60% ऑफ के अंदर है। आप संभव हो तो आप तीनों ही ले सकते हैं, नहीं आप मेगा और 1.0 ले सकते हैं। ये हमारे 2.0 जो अभी लाइव चल रही है, इसका भी सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन के अंदर ये हमारी मेगा टेस्ट सीरीज है, जिसका भी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इन सब के ऊपर 60% ऑफ है। ये हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ये इसका ऑफर हम ना, आज अंतिम दिन साइज चल रहा है ऑफर का, कि 60% तक इसमें भारी छूट आपको दी गई है। और 10 से 13 जुलाई के मध्य ये ऑफर था, जिसके अंतर्गत जितने भी टेस्ट सीरीज हमारी, उस पर आपको कूपन एग्जाम हेल्प यूज करना था। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। तो आपको ये पूरा सिस्टम इसके अंदर मिलेगा। आपको विद वीडियो सोल्यूशन ये आपकी टेस्ट सीरीज मात्र बहुत कम दाम के अंदर आपको मिल रही है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय है, रिविजन की दृष्टि से अच्छा है। आगे हम चलें तो ये हमारी बुक्स हैं। जिन अभ्यर्थियों ने बुक्स नहीं ली है, बुक से नहीं जुड़े में ध्यान नहीं है, जैसे ये हमारी भौतिक विज्ञान की बुक है, जिसके अंतर्गत आए हुए प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ ये हमारी रासायन विज्ञान की पुस्तक है, जिसमें खूब सारे प्रश्नों का संग्रह है, एनसीईआरटी सार संग्रह है आपके लिए। जैसा मैंने बताया था कि परीक्षा के नज़दीक आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा इनका इसी तरह जीव विज्ञान की पुस्तक भी है। इन तीनों के लिए हमने आपका क्या है, ये ऑनलाइन सिस्टम ही उपलब्ध है। तो आपको ये जो नंबर दे रखे हैं, यहाँ आपको ऑर्डर करना है। इसके साथ साथ आपको ये तीनों कॉम्बो के अंदर मिल रही है। कॉम्बो यदि आप तीनों का लेते तो 1000 रुपये, तीनों अलग अलग भी आप लेना चाहे तो इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये तीनों पुस्तकें आपके लिए रामबाण है। मेरे आइडिया से जैसा ग्रेड फर्स्ट के अंदर इन्होंने अपना दमखम दिखाया है, आशा है कि आपको ग्रेड सेकंड के अंदर भी सीधे प्रश्न यहाँ से छपेंगे। तो आगे के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं, आगे चलेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, किस प्रकार से प्लांट हार्मोन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको दिया हुआ है कि जिब्रेलिन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन का आपको चयन करना है। कि जिब्रेलिन्स एक प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो आपको ध्यान है कि प्लांट हार्मोन हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पादप वर्दी नियामक। पादप वर्दी नियामक, पहला आपका पादप वर्दी नियामक है। दूसरा है पादप रोधक नियामक। ये आपका पादप वर्दी है, ये पादप रोधक नियामक है। मतलब ऐसे हार्मोन्स जो पादपों की वृद्धि या उसको बढ़ाने का काम करते हैं, पादप वृद्धि की उसकी जो प्लांट ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, या पॉजिटिव जो हार्मोन है वो आपके किस में आएंगे, पादप वर्दी नियामक के अंतर्गत आएंगे। इसके रूप में हम मुख्य रूप से आपका ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इनको अंदर शामिल करते हैं।
जबकि पादप वर्दी रोधक हार्मोन जो है उसके अंतर्गत ज्यादातर हम किसको शामिल करते हैं, एबीए को शामिल करते हैं। लेकिन आजकल इथाइलिन जो है वो भी आपका क्या है, पादप वर्दी हार्मोन है। इथाइलिन ये भी आपका क्या है, एथिलीन बोल दो या इथाइलिन बोल दो, ये आपका क्या है, पादप वर्दी निरोधक है, ये पादप वर्दी नियामक है। तो इनमें यदि मुख्य रूप से ए भी है, लेकिन यदि ऑप्शन में ऐसा हो तो आपको इसको क्या मानना है, पादप वर्दी निरोधक मानना है। साथ साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि पादप वर्दी नियामक और पादप वर्दी निरोधक दोनों के रूप में भी आजकल एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, कि ये दोनों की रूप भूमिका निभाता है। ऐसी आपकी बात एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आपको थोड़ा सा विशेष फोकस इस पर करना। तो ये आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पादप वर्दी नियामक, पीजीआर जिसको बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये आपके क्या है, हार्मोन्स हैं, जो मुख्य रूप से 5 हार्मोन पर हम बात करते हैं, जिसमें आपका इथाइलिन गैसीय हार्मोन। जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं कि जिब्रेलिन बहुत से प्रकार के हैं, GA1 है, GA1 से लेकर GA100 तक इनकी गिनती की जाती है। कुछ खत्म दे रखे हैं जिब्रेलिन के बारे में। आप सबको पता है जिब्रेलिन का ज्यादातर प्रयोग जो है हम बोल्टिंग के अंदर करते हैं, बहुत पर दीर्घकरण के बारे में एक बात की जाती है, वहां इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ बीज अंकुरण के समय भी इसका प्रयोग आजकल किया जाने लगा है। बीज अंकुरण के संबंध में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं, पादपों में बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, अल्फा एमाइलेज है, प्रोटीएसेज है, या आपका वसा से संबंधित एक एंजाइम आपने सुना होगा, लाइपेज है, वो एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बीज अंकुरण का काम करते हैं। इसके अंदर दे रखा है, पहला कथन है GA3 की खोज सर्वप्रथम हुई थी, बिल्कुल है। GA1 GA2 GA3 सबसे पहले खोजा गया जिब्रेलिन था GA3। GA3 का प्रयोग शराब उद्योग में माल्टिंग क्रिया में किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। माल्टिंग उद्योग के अंदर आपका जिब्रेलिन काम में आता है। ये जीर्णता को रोकते हैं। जीर्णता, जीर्णता का मतलब है पादप की मृत्यु से कह सकते हैं, पादप का एक भाग क्षतिग्रस्त हो सकता है, पूरा पादप क्षतिग्रस्त हो सकता है। आयुवन जिसको बोलते हैं एजिंग, मतलब पादप का नष्ट होना, एक तरह से क्या कहलाता है, जीर्णता। पूर्ण जीर्णता हो सकती है, अल्प जीर्णता हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, प्लांट पूरा खत्म हो रहा है, मरत हो रहा है, या कुछ भाग उसका मरत होता है। तो ये जीर्णता को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये बात भी आपकी एनसीईआरटी में कही गई है कि पादप जीर्णता को रोकते हैं। परौद्रगीकरण को बढ़ाते हैं। परौद्रगीकरण है कि चौड़े पत्ते वाले जो पादप हैं, जैसे पत्ता गोभी वगैरह, उनमें ये काम में लिए जाते हैं। रोजेट स्वभाव वाले पादप जिनको बोलते हैं, इस क्रिया को बोल्टिंग भी कहा जाता है। बोल्टिंग डिपेंड करता है कि परौद्रगीकरण को बढ़ावा देना, परौद्रगीकरण को बढ़ावा देने को क्रिया को क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। और इसके लिए क्या जिम्मेदार है, हमारा जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। तो ये चारों कथन आपके संदर्भ में क्या है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। उत्तर नंबर 1 आपका राइट होगा कि ये इन सभी क्रियाओं के लिए पॉजिटिव है, इन क्रियाओं में भाग लेते हैं, ये चारों कथन इससे संबंधित सही हैं। अगला प्रश्न, पादप वर्दी नियामक के संबंध में व्युत्पन्न व हार्मोन के संबंध में असमूलित का चयन कीजिए। जब आप जाते हैं एनसीईआरटी की लाइन के, तो पहला जब ये शुरू होता है तो वहां कुछ एक लाइनें पादप वर्दी नियामक या प्लांट हार्मोन के बारे में एक हेडिंग्स दी गई है। वहां ये बताया गया है कि किस हार्मोन की क्या भूमिका है, कौन सा हार्मोन किस से मिलकर बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और मैंने यहाँ आपको कूट के अंदर देने का मेरा अर्थ यही है कि सारी चीजें मैंने आपको एक साथ दे दी। परीक्षा के अंदर आपसे ऑक्सिन पूछा जा सकता है, साइटोकाइनिन पूछा जा सकता है, जिबरेलिन पूछा जा सकता है, या एफसीसी कमल आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान सारा रखना है, आपसे कोई भी प्रश्न चाहे पूछे, लेकिन आपके संदर्भ में, इस संदर्भ में मैं बताऊंगा कि आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए कि क्या है, एग्जामिनर जो है क्या पूछना चाह रहा है। जैसे ऑक्सीन है, ऑक्सीन जो है आपका ट्रिप्टोफेन है उससे उत्पन्न होता है। साइटोकाइनिन आपका एडिनिन नाइट्रोजनिक क्षारक से उत्पन्न होता है। और आपका जिब्रेलिन टर्पिनिन से उत्पन्न होता है। एफसीसी कमल आपका कैरोटिनॉइड का व्युत्पन्न है। इसका मतलब ये चारों ही चीजें क्या हैं, सही हैं, किसी भी प्रकार का इसमें बदलाव नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। असुमेलित की बात कर रहा है तो असुमेलित इनमें से कोई भी जो उत्तर है वो असुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित हैं। तो ऑक्सीन आपका ट्रिप्टोफेन से अमीनो एसिड से बनता है, साइटोकाइनिन आपका एडिनिन का व्युत्पन्न है, ये आपका ट्रिप्टोफेन का व्युत्पन्न है, ये आपका ट्रपिनिन का व्युत्पन्न है, ये आपका कैरोटिनॉइड का व्युत्पन्न है। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में एक से पूछा जा सकता है, कूट भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, याद आपको करना है। उत्तर नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर है।
ऑक्सीन के संबंध में आपको बताना था, ऑक्सीन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। ऑक्सीन एंडोल एसिटिक एसिड IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सीन के उदाहरण है, बिल्कुल प्राकृतिक ऑक्सीन के उदाहरण। 2,4-D और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये आपके क्या है, कृत्रिम ऑक्सीन है। ऑक्सीन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, बिल्कुल अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, लेकिन बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, तो ये कभी भी बीज अंकुरण को आपका प्रेरित नहीं करता है। उत्तर नंबर आपका 4 क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि बीज अंकुरण करने का कार्य मुख्य रूप से किसका है, जिब्रेलिन का है। कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इथाइलिन भी करता है, लेकिन जिब्रेलिन यदि ऑप्शन में है तो आपका बीज अंकुरण का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। उसके लिए उनके पास उससे संबंधित क्या है, एंजाइम या किण्वक पाए जाते हैं, जिसमें हम अल्फा एमाइलेज कह सकते हैं, अल्फा एमाइलेज कह सकते हैं, प्रोटीएज कह सकते हैं, इसके अलावा लाइपेज कह सकते हैं। इन एंजाइम के माध्यम से यह क्या करता है, बीजों में अंकुरण करने का काम, बीजों को अंकुरित करने का काम करता है, बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है। इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बीज अंकुरण ऑक्सीन कभी भी नहीं करता। एथिलीन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का आप चयन कीजिए। यह क्लाइमेट्रिक श्वसन को प्रेरित करता है। क्लाइमेट्रिक श्वसन देखो, आप सबने देखा होगा, एक फेमस इसका जो कथन है, इसे संबंधित ऑक्सीजन से जुड़ी हुई फेमस कड़ी है कि क्लाइमेट्रिक श्वसन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो आप सबको पता है कि क्लाइमेट्रिक श्वसन के लिए आपका एथिलीन जिम्मेदार है। क्लाइमेट्रिक श्वसन होता क्या है, होता है कि फलों में जब पकाव होता है, फलों में पकने के समय, फलों में पकने के समय इनकी जो श्वसन दर है, जो फलों की श्वसन दर है, फलों की श्वसन दर अचानक बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्लाइमेट्रिक श्वसन का नाम देते हैं। उसके लिए आपका जो इथाइलिन है वो जिम्मेदार है। तो ये बात सही है। कृषि में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला, कृषि भूमि में सर्वाधिक, आपको पता है गैसीय हार्मोन है, सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, आपका इसी PGR का होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जीर्णता और विलगन को क्या है, प्रेरित करता है। जीर्णता को भी प्रेरित करता है और विलगन को भी प्रेरित करता है। ये बात आपकी NCERT कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालांकि जीर्णता और विलगन मुख्य जो प्रभाव है वो है एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक अम्ल जो प्लांट ग्रोथ नहीं, प्लांट इनहिबिटर है, प्लांट वृद्धि निरोधक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका इनके लिए जिम्मेदार है। लेकिन NCERT में एक लाइन दे रखी है कि जीर्णता और विलगन कहीं ना कहीं एथिलीन भी करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह से पादप वृद्धि निरोधक हैं, पादप वृद्धि को रोकने वाले हैं। तो ये दोनों ही कारगर, आपको ये दोनों काम आपके कौन करेगा, जो पादप वृद्धि को रोकेगा। इसलिए एथिलीन के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं एब्सिसिक अम्ल से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका उत्तर आपका ये 3 नंबर भी क्या होगा, सही होगा। 2 नंबर 3 नंबर तीनों सही है। चौथा है एथिलीन अनानास को फूलने व पुष्पीकरण में सहायता करता है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर नंबर आपका 1, 2, 3 और 4 चारों आपके क्या है, सही है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। आपको इस तरीके से आपके जो पॉइंट्स NCERT में दे रखे हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार क्या है कि जो आपके नोट्स में नहीं है उनको आप एक बार NCERT की नज़र से निकाल कर देख लें। ये सारे पॉइंट्स मैंने वहीं से उठाए हैं और वही पॉइंट्स उठाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोई फालतू की बकवास इसके अंदर ऐड नहीं की गई है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, सिर्फ NCERT में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन वहाँ हमने उनको फोकस नहीं किया। फोकस उन लाइनों को किया गया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दीप्तकालिता, फोटोपीरियडिज्म के संबंध में एसोमेलित का चयन कीजिए। फोटोपीरियडिज्म आपको पता है कि पादपों पर जो ताप का प्रभाव है, एक तो आपका ताप का प्रभाव होता है, एक आपका प्रकाश का प्रभाव है। पादपों के ऊपर प्रकाश का जो प्रभाव है वो आपका दीप्तकालिता कहलाता है, और आपका जो पादपों के ऊपर ताप का जो प्रभाव है, वर्नेलाइजेशन, जिसको हम वसंतीकरण के नाम से जानते हैं, वो आपका ताप का प्रभाव कहलाता है। तो दीप्तकालिता के आधार पर पादपों को 3 रूपों में, 3 प्रकार में बांटा गया, अल्प दीप्तकाली, दीर्घ दीप्तकाली और दीप्तकाली पर जिस प्रकार प्रभाव जिसका नहीं पड़ता है। जैसे हम बात करें लघु दिवस पादप, शॉर्ट डे प्लांट, जिनमें
बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है और यहाँ प्रकाश का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर पादपों के नामकरण दे रखा है। लेकिन ज्यादातर जो मैंने अनुभव किया है ये पिछले एग्जाम के अंदर, जहां ज्यादातर प्रश्न आपके यहां से एग्जाम्पल से पूछे गए, तो मैंने यहां सभी के एग्जाम्पल दिए कि लघु दिवस पादप या शॉर्ट डे प्लांट, इसका एग्जाम्पल आपका एक तो चावल होता है, गन्ना होता है, और आपका सोयाबीन और तंबाकू भी हम यहाँ यूज लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोयाबीन और तंबाकू, ये दोनों चीजें यहां काम में आती। इसके अलावा दीर्घ दिवस पादप, जहां पालक है, मूली है, इसके साथ साथ आपका चुकंदर भी इसमें काम में आता है। पालक, मूली और चुकंदर भी इसी के अंदर यूज होता है। ये तीसरा एग्जाम्पल है। इसके बाद है दिवस उदासीन पादप, जिसको हम डीएनपी कहते हैं। यहां आपका क्या काम में आता है, ज्यादातर मूली जिसको हम कह सकते हैं, मक्का है, टमाटर है, और सूरजमुखी जिसको हम बोलेंगे सूरजमुखी। मूली गाजर आपका ऊपर आएगा, पालक मूली गाजर इधर आ जाएंगे, सूरजमुखी बोलेंगे इसको, टमाटर, मक्का और सूरजमुखी। तो ये एग्जाम्पल आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने, क्योंकि यहां से एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जा रहा है कि लघु दिवस पादप, दीर्घ दिवस पादप, दिवस निरपेक्ष पादप जिसको डीएनपी कहते हैं, एक के आप 3-4 एग्जाम्पल कम से कम ध्यान में रखें। इसके बाद दीप्तकालिता की खोज बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने की थी। दीप्तकालिता की खोज आपकी बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने की थी, ये बात आपकी गलत है। गार्नर और एलार्ड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दीप्तकालिता की खोज की थी, गार्नर और एलार्ड। और लाइंस को या लोयंस को, लाइंस को बोल सकते हैं, लोयंस को बोल सकते हैं, वो आपके वसंतीकरण की खोजकर्ता थे। तो ये जो बोर्थविक और हेंड्रिक्स है, इन्होंने फाइटोक्रोम की खोज की थी। किसकी? फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम की खोज की थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, इन्होंने फाइटोक्रोम को खोजा था। ठीक है, अगला प्रश्न, दीप्तकालिता की खोज बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने की थी। दिवस निरपेक्ष पादप मक्का और टमाटर है, दीर्घ दिवस पादप पालक और मूली है, लघु दिवस पादप चावल और गन्ना है। तो यहां जो गलत कथन है वो आपका क्या है? 4 नंबर। अगला प्रश्न, फाइटोक्रोम के संबंध में असुमेलित का चयन आपको करना है। फाइटोक्रोम होते क्या है, आप सबको ध्यान है कि फाइटोक्रोम के संबंध में आपको क्या बताना है? गलत कथन बताना। पुष्पीकरण हेतु उत्तरदायी प्रकाश संवेदी वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? पुष्पीकरण हेतु उत्तरदायी, पुष्पीकरण हेतु उत्तरदायी प्रकाश संवेदी, प्रकाश के प्रति क्या होते हैं? संवेदी। और वर्णक जिसको हम पिगमेंट कह सकते हैं कि क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। जो इसके संबंध में उन्होंने पूछा कि क्या चीज गलत है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दीप्तकालिता से जुड़ा हुआ है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया भी है। तो मैंने 3-4 लाइनें जो इसकी इंपॉर्टेंट थी वो बात की है। आपको पता है कि फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड, इस तरह से ये 2 रूप के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करें ये पाया कहाँ जाता है, ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। ये ज्यादातर इसकी जो पाए जाने की स्थिति है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, प्रकाश संवेदी वर्णक होता है, और खुली पाइरोल युक्त पोरफायरिन वर्णक होता है। ये बात भी सही है। अब देखो हम बात करें इसकी, तो ये आपका 2 रूप में होगा। एक तो हम बोलते हैं फाइटोक्रोम रेड, दूसरा आपका होता है फाइटोक्रोम फार रेड। फार रेड का मतलब होता है कि ये फाइटोक्रोम रेड है, फाइटोक्रोम। अब ये किस एनएम पर? ये 660 एनएम प्रकाश अवशोषित करके पीएफआर में बदल जाता है, और ये आपका 740 एनएम प्रकाश अवशोषित करके पीआर में बदल जाता है। ये पीएफआर में है और ये आपका क्या है? पीआर में बदल जाता है। तो ये क्या होगा आपका? पीआर, और ये आपका क्या होगा? पीएफआर होता है। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अभी कई बार पीएफआर को क्या बोलते हैं? इसका सक्रिय रूप माना जाता है। पीएफआर क्या है? इसका सक्रिय रूप है, जो कि किस में बदल रहा है? पीआर 660 अवशोषित करके पीएफआर में, और पीएफआर वापस 740 एनएम प्रकाश अवशोषित करके पीआर में बदल जाता है। इससे संबंधित लिखा हुआ है पीआर रूप लघु दिवस पादपों में शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पीकरण हेतु प्रेरित करता है, तथा ये किसके लिए? लाल प्रकाश को अवशोषित कर लघु दिवस पादपों में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है तथा पीएफआर में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। पीएफआर रूप दीर्घ दिवस पादपों में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है, और ये क्या करता है? सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित कर पीआर में बदल जाता है। ये बात भी बिल्कुल राइट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपका लाल लघु दिवस पादपों में होगा, पीआर आपका लघु दिवस पादपों में, और पीएफआर देखो एफ आर बड़ा है इसलिए दीर्घ दिवस पादपों में ये सुदूर लाल प्रकाश अवशोषित करेगा, और ये आपका क्या है?
लाल प्रकाश अवशोषित करता है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको ध्यान रखना। पीएफआर को साइटोक्रोम का सक्रिय रूप माना जाता है। पीएफआर को साइटोक्रोम का सक्रिय रूप माना जाता है, ये बात भी सही है। इसलिए उत्तर नंबर आपका 1, 2 साइटोक्रोम नहीं होगा, यहां आपको क्या ध्यान रखना है, फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम, ये शायद गलती से लिखा हुआ है, फाइटोक्रोम आपका। तो ये आपका 1, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन आपको करना है। प्रकाश तंत्र की हम बात करें तो प्रकाश तंत्र हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं। जब हम प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकंड। प्रकाशिक अभिक्रिया जब हम पढ़ते हैं चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय के अंदर केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है, अचक्रीय के अंदर आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। इसका जो प्राथमिक ग्राही होता है वो चक्रीय का यदि हम बात करें तो FRS आजकल माना जाता है, पहले हम फेरोडेक्सिन को मानते थे, वहां आपका प्लास्टोक्विनोन को माना जाता था, आजकल हम फियोफाइटिन को मानते थे। ये चीजें आपको सबको ध्यान है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट ग्रेना लेमिनी में पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है कि ये ग्रेना लेमिनी में पाया जाता है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो भी आप ध्यान कर लें, कई बार क्या है छूट जाता है, तो आप सॉल्यूशंस के माध्यम से इन चीज को सुधार कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रोमा लेमिली में, स्ट्रोमा जो लेमिली उसके अंदर क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही पाया जाता है। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी, ये भी गलत है आपका कथन। यह आपको प्रकाश तंत्र सेकंड नहीं है, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही पाया जाता है। ग्रेना लेमिनी में चक्रीय ईटीएस चलता है, क्योंकि ग्रेना लेमिनी में क्या पाया जा रहा है, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, इसलिए क्या चलेगा, चक्रीय ईटीएस ही चलेगा। स्ट्रोमा लेमिनी में केवल अचक्रीय ईटीएस चलता है। ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। केवल क्या है, अचक्रीय ईटीएस नहीं चलता, इसके अंतर्गत आपका क्या है, चक्रीय ईटीएस चलता है। इसमें क्या है, चक्रीय ईटीएस चलता है, इसलिए ये बात भी आपकी क्या है, गलत है। इसमें आपको सुधार करना है कि प्रकाश तंत्र सेकंड नहीं, दोनों नहीं पाए जाते, केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही पाया जाता है। स्ट्रोमा लेमिली में केवल अचक्रीय चलता है, केवल अचक्रीय नहीं चलता है, चक्रीय ईटीएस इसके अंतर्गत चलता है। ये आपका चौथा कथन मैंने इसमें गलत माना, इसमें आपको ये सुधार करना है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ये दे रखी है, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। प्रकाश तंत्र फर्स्ट की स्थिति कहाँ है, प्रकाश तंत्र सेकंड की स्थिति कहाँ है, ग्रेना लेमिली में संबंधित है, ग्रेना स्ट्रोमा लेमिली से संबंधित है, ये चीज आपको याद करनी। उत्तर नंबर 4 आपका राइट। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना। केल्विन चक्र में फोस्फोग्लिसरिक एसिड पीजीए प्राथमिक उत्पाद होता है, जो 3 कार्बन का होता है। बिल्कुल बात सही है, केल्विन चक्र की जब भी हम बात करेंगे तो वहां इसका जो प्राथमिक उत्पाद होगा वो फोस्फोग्लिसरिक एसिड होगा। C4 चक्र में जो प्राथमिक उत्पाद होगा वो होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, जो कि 4 कार्बन का होता है। C3 चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही RuBp होता है, जो कि 5 कार्बन का होता है। C4 चक्कर में CO2 का प्राथमिक ग्राही पैप होता है। ये चारों लाइनें आप अपने आप में क्या है, सही हैं, चारों सही लाइनें हैं, क्योंकि केल्विन चक्कर में फोस्फोग्लिसरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम पीजीए कहते हैं, और 3 कार्बन का होता है। 4 चक्कर में जो प्राथमिक उत्पाद होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक होता है, और कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। आजकल क्या है कि हर एक लाइन पहले सीधा पूछा जाता था कि क्या है, फोस्फोग्लिसरिक अम्ल है या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। थोड़ा सा अपने डीप में जाएं तो इनकी कार्बन संख्या भी हमें ज्ञात रहनी चाहिए। C3 चक्कर में हमें पता है कि प्राथमिक CO2 ग्राही क्या होता है, RuBp राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट होता है। लेकिन C4 चक्कर के अंदर 2 चलते हैं, एक आपकी पर्णमध्योतक कोशिका होती है, एक आपकी पूल आच्छद कोशिका होती है। तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में आपका पहले होगा तो वहां क्या होगा, पैप होगा, और यहाँ क्या होगा, रूबिस्को। ये चीज आपको ध्यान, क्योंकि पैप इसके अंदर पाया जा रहा है, ये क्या हो गया, प्राथमिक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। तो यहां आपका 1, 2, 3 और 4 चारों कथन ही सही हैं। 1, 2, 3, 4 चारों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। अगला, तो इसमें आपको चारों कथन सही है, मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट इसमें नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ जाते हैं, मैंने एक साथ आपको दे दिए। जल के प्रकाशिक अपघटन के संबंध में गलत है। जल का जो प्रकाशिक अपघटन है, हम अचक्रीय प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ते हैं, जिसको हम नॉन साइक्लिक ईटीएस कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं, और प्रकाशिक अभिक्रिया का ये प्रकार है। तो वहां प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड दोनों भाग लेते हैं। हमें पता है कि प्रकाश तंत्र अचक्रीय में होगा तो अचक्रीय में दोनों भाग लेंगे, केवल प्रकाश तंत्र सेकंड भाग लेता है। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों भाग लेंगे।
थाइलेकोइड की आंतरिक भित्ति पर यह संपन्न होता है और क्लोरीन मैग्नीज जल अपघटन प्रकाशिक अपघटन में ये भाग लेते हैं। तो ये बात भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर आपका उत्तर क्या है, आपका गलत कथन है। तो उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, देखो ये चीज थोड़ी सी हमें कंफ्यूज करती है कई बार एग्जाम के अंदर। जहां तक मुझे लग रहा है कि यदि प्रश्न क्रैश चक्कर से नहीं बनता है संवसन वाली यूनिट में, तो सबसे ज्यादा संभावनाएं यहां से रहती है। और यहां से यदि प्रश्न आता है तो हमारा निश्चित रूप से प्रश्न गलत होता है, 101% आपका गलत होगा। अब देखो क्यों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये अपने आप में एक अलग कड़ी है, अलग घटना है। आप जब संवसन की बात करते हैं तो वहां आप 2-3 चीजें पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, अलग चीज है, क्रैश चक्कर पढ़ते हैं, और एक आप पढ़ते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसका ही दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ऐसा ही नाम हम एक बार और पढ़ते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश जो फॉस्फोरिलीकरण है वह घटना होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी निर्माण। इसका भी काम क्या है, ऊर्जा और एटीपी का निर्माण करना है। जिन एटीपी का निर्माण सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनते हैं, जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं बनते हैं, वो एटीपी या वो अणु कहां प्रतिस्थापित किए जाते हैं, ईटीएस के अंतर्गत आते हैं। जैसे NADH2, FADH2, ये सारे कहां बनेंगे आपके, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में न बनकर ईटीएस के अंदर बनते हैं। ईटीएस एक पूरा साइकिल है जिसके अंतर्गत 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। तो उन कॉम्प्लेक्स 5 में अलग अलग, किसी में NADH2 है, किसी में FADH2 है, किसी में क्विनोन है, किसी के अंदर एटीपी सिंथेटेज है, किसी में BC1 है, साइटोक्रोम है, BC1 है या A है। तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स उसके हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो ये पूछ रहा है कि पहला, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये है ईटीएस। ये संपन्न कहां होगा, आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। फिर भी लोग क्या है, गलत करके आएंगे, कोई माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स लगभग करके आएंगे। अब मैंने एक ऑप्शन यहां नहीं दिया, यदि मैं दे देता दोनों के मध्य झिल्ली, जिसको हम जैसे गेटवे विक्रिया जो संपन्न होती है मैट्रिक्स में न संपन्न होकर आंतरिक झिल्ली, तो ऐसा ऑप्शन में आपको वो फंसा सकता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होने वाला क्रम है। तो ये आपको 2 नंबर उत्तर आपका इसमें क्या करना है, राइट करना है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का अंतिम उत्पाद है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो अंतिम उत्पाद है वो ज्यादातर क्या है कि यहाँ NADH2 बनते हैं, FADH2 बनते हैं, लेकिन हम यहाँ उप उत्पाद के रूप में O2 भी बनती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर O2 तो यहाँ काम में, O2 काम में आती है। यदि आपके ऑप्शन में O2 नहीं है तो आप भूल सकते हैं, O2 आपको ध्यान में नहीं रखनी। लेकिन यदि ऑप्शन में O2 है तो आपको O2 वाला ऑप्शन ही टिक करना है। NADH2 और FADH2 व O2 आपके ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण में बनते हैं। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान, यदि O2 ऑप्शन में नहीं है फिर तो आपको सीधा उत्तर 2 नंबर कर सकते हैं, O2 ऑप्शन में है तो आपको 1 नंबर उत्तर राइट यहाँ करना है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ NADH2 भी बनते हैं, FADH2 भी बनते हैं और O2 भी बनती है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण मुख्य रूप से इन्हीं के लिए होता है क्योंकि यहाँ से एटीपी, हमें पता है एक NADPH2 से 3 एटीपी बनते हैं और एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में न बनकर ETS में बनते हैं। वो एटीपी या वो NADH2 FADH2 आपका क्रैश चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। वहां से ये अणु कहाँ आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत आते हैं जहां ये संपन्न होता है। आंतरिक झिल्ली में आएंगे और वहां से ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण की घटना होगी और उनमें एटीपी का निर्माण होगा। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या है, राइट। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस के विभिन्न घटकों के संबंध में असुमेलित है। अब ईटीएस के घटक मैंने आपको दे दिए, 5 घटक जैसे हैं। मैंने यहाँ आपको पहले भी ऐसा प्रश्न दिया था, एनसीईआरटी में काफी डीप तरीके से इसको बता रखा है। तो यहाँ प्रश्न बनने की संभावनाएं है। यहाँ यदि प्रश्न बनता है ईटीएस में तो एक प्रश्न यहाँ बनेगा और एक प्रश्न मैंने एक लाइन वाला आपको बता दिया कि ये कहाँ संपन्न होता है। तो आप ये बताओगे कि NADH2 डिहाइड्रोजिनेज आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
यूबिक्विनोन या आपका FADH2 दोनों डिहाइड्रोजनेज भी बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड में होते हैं। साइटोक्रोम B C1 आपके किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 में ये नहीं होता, ये आपका एटीपी सिंथेटेज होता है कॉम्प्लेक्स 5 में। इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर एटीपी सिंथेटेज जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स 5 में पाया जाता है। केल्विन चक्र में यौगीकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी और NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। यहां हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमारा बेसिक जो है वो कमजोर है। इसमें मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, इसके लिए आपको केवल और केवल एक बेसिक फंडा मैंने आपको बताया था कि C3 साइकिल, C4 साइकिल की CAM5 साइकिल, ये तीनों चीजें हमने कुछ समय पहले जब सॉल्यूशन हमने देखा था उसमें हमने की थी। बुक सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक एटीपी के एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए 18 ATP और आपके होते हैं 12 NADPH2, 30 ATP, 12 NADPH2। प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो NADPH2 आएगा, न कि NADH2। 30 ATP, 12 NADPH2। देखो 18 ATP है, यहाँ आपकी 18 ATP 12 NADPH2 है, यहाँ आपके 30 ATP है 12 NADPH2 है, 30 ATP है और 12 NADPH2। अब देखो ये कह रहे हैं केल्विन चक्र, केल्विन चक्र का मतलब हो गया C3 साइकिल, तो मेरे पास ये रहा C3 साइकिल। हमें पता है कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए यहाँ कितने होंगे, 18 ATP और 12 NADPH2 होते हैं, और इसके अंदर आपके 6 CO2 बनते हैं, 6 CO2 बनते हैं। ठीक है, टोटल एक ग्लूकोज का निर्माण जब होगा तो कितने ATP CO2 बनेंगे, 6 बनेंगे। अब ये कह रहे हैं कि CO2 के प्रत्येक अणु के लिए, तो आप सीधा 6 का भाग दे दो, 6 तिया 18, 3 ATP, 6 दूना 12, 2 NADPH2, तो 3 अणु ATP के बनेंगे और 2 अणु NADPH2 के बनेंगे। तो इसमें कोई खास पता ही, आपको केवल एक का पूछ रहा है। मुख्य रूप से हमने जो देखा है ये पूरे 6 CO2 अणु के लिए, क्योंकि एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होगा तो केल्विन चक्र के अंदर 6 CO2 अणुओं का निर्माण होगा। तो एक CO2 अणु के यौगीकरण के लिए या एक CO2 निर्माण के लिए हमें कितने होंगे, तो इसमें हमने को भाग देना था, सिंपल सा था। हमें तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक के लिए पूछे, 2 के लिए पूछे, 5 के लिए पूछे, लेकिन यदि आपको ये फंडा इसका ध्यान है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ध्यान है, शुरुआती अंदर मुख्य रूप से ये ध्यान है आपको कि कितने ATP और कितने NADPH2 बनते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके लिए 18 ATP 12 NADPH2, ये एक ग्लूकोज के लिए। अब एक ग्लूकोज के अंदर कितने 6 CO2 बनते हैं, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, एक CO2 की कर रहा है, एक के लिए हमें इसमें केवल 6 का भाग देना था। तो ये उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 4 नंबर उत्तर राइट हो जाएगा। ATP के 3 अणु और NADPH2 के 2 अणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कीमोस्मोटिक रासायनिक प्राशरण के द्वारा ATP संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है। देखो, झिल्ली के पार स्ट्रोमा में प्रोटॉन का संचलन होता है, झिल्ली के स्ट्रोमा की तरफ NADP का NADPH2 में अपचयन होता है, बिल्कुल होता है। प्रोटॉन प्रवणता का विघटन नहीं होगा, प्रोटॉन प्रवणता का विघटन न होकर इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, जो कि गलत कथन है कि यहाँ प्रोटॉन प्रवणता काम नहीं करेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवणता काम करती है। निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पादन नहीं है। अब प्रकाशिक अभिक्रिया बोल दो, हिल अभिक्रिया बोल दो, प्रकाशिक अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया, प्रकाश फोटोफॉस्फोराइजेशन बोल दो, ये सारी चीजें प्रकाशिक अभिक्रिया में आती है। तो ये कह रहे हैं कि उत्पाद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर आपका ATP बनता है, ऑक्सीजन बनता है, NADPH2 बनता है, लेकिन NADH नहीं बनता। ये आपका श्वसन में बनता है, किसमें बनता है, श्वसन में, जिसको हम आपने देखा होगा NADH2। ये किसमें होता है, श्वसन के अंदर होता है, लेकिन ये किसमें होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी, कई बार हम क्या है भूल जाते हैं, लेकिन अंतर है इन दोनों में। अंतर यहाँ NADPH2 है और यहाँ क्या है, NADH2 है। इसलिए NADH2 जब भी आएगा वो आपका श्वसन के संबंध में होगा, NADPH2 आएगा वो प्रकाश संश्लेषण में होगा। इसलिए उत्तर नंबर 2 आपका राइट है।
बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी NADPH2 होगा या NAD। ये श्वसन का है और ये आपका प्रकाश संश्लेषण का है। क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NAD प्लस का NADH2 में अपचयन होगा। बिल्कुल, क्रेब्स चक्र के अंदर जब भी हम क्रेब्स चक्र पढ़ते हैं तो 3 जगह NADPH2 का निर्माण, NADH2 का निर्माण होता है। इस चक्र में एक बिंदु पर FAD का FADH2 में अपचयन होता है। बिल्कुल होता है। आप जब एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमेरिक अम्ल, मेलिक अम्ल, ये पूरा चक्र जब अपने देखते हैं तो वहां एक जगह ऐसी आती है कि जहां FAD से FADH2 बनता है। सक्सिनिक अम्ल को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। अब सक्सिनिक अम्ल से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल, और सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल, और फ्यूरिक अम्ल से मेलिक अम्ल, और मेलिक अम्ल से एसिटो एसिटिक एसिड, ये ऐसा चक्कर चलता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। यह चक्कर एसिटिल समूह के पाइरुविक अम्ल के साथ संगनन से आरंभ होता है। ये बात गलत है। जब हम एसिटाइल को एंजाइम ए पाइरुविक अम्ल में बन गया था, इसका जो उत्पाद था वो किस में जुड़ेगा, ये 2 कार्बन का है और ये जुड़ेगा एसिटो एसिटिक अम्ल, एसिटो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल होता है, एक होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो ये 4 और 2 6 कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो यहां दे रखा है कि पाइरुविक अम्ल के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पाइरुविक अम्ल तो खुद 2 कार्बन का है, तो काम चलेगा कैसे, 2 कार्बन से नहीं चलेगा। इसलिए 2 से 2 4 कार्बन और सिट्रिक अम्ल बना कहाँ, इसलिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये आपका कथन क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत सिंपल प्रश्न था, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें भी मात खाएं, तो ऐसे प्रश्न ही क्रेब्स चक्कर के अंदर बनते हैं। वसा अम्ल का श्वसन गुणांक होता है। देखो, सबसे पहले श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्यूटेंट के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रयुक्त होता क्या है, RQ जिसको बोलते हैं, होता है प्रयुक्त CO2, प्रयुक्त CO2 बटा प्रयुक्त O2 बटा प्रयुक्त O2, और ये है CO2। मुक्त होती है क्या, CO2, प्रयुक्त क्या होती है, O2 होती है। प्रयुक्त O2 उपयोग ली जाती है, मुक्त क्या होती है, CO2 होती है। अब यहाँ क्या होगा, अब इस आधार पर बहुत से श्वसन गुणांक दिए गए। ये बेसिक डेफिनेशन है कि प्रयुक्त O2 कितनी प्रयुक्त हुई और उसमें CO2 जो भाग है उसका देना है CO2 बटा O2, मुक्त CO2 बटा प्रयुक्त O2। अलग अलग यौगिकों के अलग अलग श्वसन गुणांक है। आपने देखा होगा कि वसा अम्ल की बात कर रहा है। वसा अम्ल होते क्या है, वसा अम्ल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने कार्बनिक अणु होते हैं, जिसके अंतर्गत एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। आपने देखा होगा संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, उन सब के अंदर क्या होता है, मिनिमम कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना आवश्यक होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं। इनका फेमस आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, आपने देखा होगा ट्राइपामीटीन, ये आपका एक प्रकार का क्या है, वसा अम्ल है। ट्राइपामीटीन एक प्रकार का क्या है, वसा अम्ल है। ट्राइपामीटीन एक प्रकार का क्या है, वसा अम्ल है, जो कि किससे पाया जाता है, इसके अंतर्गत पाया जाता है, वसा अम्लों के अंतर्गत। और ये पूछा ही क्या है कि वसा अम्ल का जो है श्वसन गुणांक क्या है, तो वसा अम्ल का जो श्वसन गुणांक होता है वो आपका 1 से कम होता है, RQ लेस देन 1, 1 से क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करें श्वसन गुणांक की। श्वसन गुणांक हमने वसा अम्ल का बता दिया, भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने कार्बनिक अणु होते हैं, जिनमें मिनिमम आपका एक क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, ट्राइपामीटीन। अब प्रश्न आ सकता है कि ट्राइपामीटीन का आप बताइए क्या श्वसन गुणांक बताइए, तो आप बता सकते हैं ट्राइपामीटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। इसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का आपका 1 होता है, 1 से कम होता है, वसा का भी 1 से कम होता है। प्रोटीन का क्या होगा, वसा से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके साथ साथ कार्बनिक अम्ल है, उनका 1 से अधिक होता है, या 1 कह सकते हैं, 1 से अधिक होगा कार्बनिक अम्ल का।
इसके साथ साथ ऑक्जेलिक अम्ल है उसका 4 के आसपास होता है, स्ट्रेटिक साइट्रिक अम्ल है उनका 1.3 होता है। इस प्रकार से आपको जितने भी अम्ल हैं उनका मुख्य अम्ल जो है उनका ध्यान में रखना है। श्वसन गुणांक कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, श्वसन से रिलेटेड यहां भी प्रश्न बनने की संभावना ही रहती है, तो आप उनको एक साथ याद कर सकते हैं कि वसा अम्ल का होता है जो 1 से कम होगा। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण में उत्पादन होता है, देखो वो चीज को हम समझेंगे जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दो प्रकार के थे। एक तो था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक था आपका फोटो फोस्फोराइलेशन। फोटो फोस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, यह आपकी घटना होती है श्वसन के समय। एक होता है आपका फोटो फोस्फोराइलेशन, ये घटना आपकी किसके समय होती है, ये होती है प्रकाश संश्लेषण के समय। ये पूछ रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, ये आपका होता है श्वसन के समय। किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ एटीपी के निर्माण हो रहा है। यदि यहां लिख देता प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटो फोस्फोराइलेशन तो हम उत्तर क्या मानते, प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी का निर्माण। तो उत्तर नंबर आपका 3 दिखने में बहुत इजी है, आसान है, लेकिन प्रश्न जब एग्जाम में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको आज ही बताया था कि ईटीएस से प्रश्न बनने की संभावना है और सबसे ज्यादा प्रश्न गलत होने की संभावना भी यहीं से है, क्योंकि हम इसको देखते नहीं, याद नहीं करते हैं, हम इसको श्वसन का पार्ट नहीं मानते। हकीकत ये है, लेकिन यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं और प्रश्न जिस दिन आ गया तो आपका गलत, तो उस प्रश्न को गलत नहीं करना है। इस बेस पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकारी फॉस्फोराइलेशन एक प्रकार की श्वसन में होने वाली घटना है जिसमें केवल एटीपी का निर्माण होता है। जिन एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो पाता है वो एटीपी यहां बनते हैं, उसके लिए NADH2 और FADH2 है, वहां से एटीपी कहां बनेंगे, ईटीएस में बनेंगे। तो उत्तर नंबर 3 आपका राइट आंसर। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद है, ऑक्सी श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद आपका CO2 भी होता है, आपका जल भी होता है और आपकी ऊर्जा भी होती है, इसलिए तीनों राइट आंसर होंगे। CO2 भी होगा, जल भी होगा और आपकी ऊर्जा भी होगी। एविना वक्रता चक्र या एविना वक्रता जो परीक्षण है वो किससे संबंधित था, एविना वक्रता परीक्षण किया गया था ऑक्सीन से संबंधित था। तो ऑक्सीन के जैव मापन के लिए, ऑक्सीन के जैव मापन के लिए एक परीक्षण किया गया था, जेई वक्रता परीक्षण भी जिसको बोलते हैं, जेई या एविना कर्व पर परीक्षण कहते हैं। जेई हिंदी शब्द है, इंग्लिश में एविना बोलते हैं, जेई परीक्षण भी इसको बोल देते हैं। जो जेई परीक्षण था वो किसका जैव मापन था, जैव मापन किसका था, वो जैव मापन था किसका, ऑक्सीन का। तो आपको ऑक्सीन के लिए यहाँ इंडोल एसिटिक एसिड दे रखा है या ऑक्सीन भी दे सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका ऑक्सीन से जुड़ा हुआ था, अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी इसको दे रखा है, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीन आपको इसका उत्तर राइट करना है। उत्तर नंबर 2 आपका क्या है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वसंतीकरण को प्रतिस्थापित करता है, वसंतीकरण को प्रतिस्थापित करना मतलब पादपों पर ताप का जो प्रभाव है वो वसंतीकरण कहलाता है। उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है वो वसंतीकरण को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो यहां कोई समझने वाली बात थी नहीं, केवल आपको पॉइंट्स है याद रखना है कि वसंतीकरण को प्रतिस्थापित करने वाला हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन है। अंतःचूषण, अगला प्रश्न है, अंतःचूषण की घटना आप सबको पता है, अंतःचूषण क्या होता है, किसी ठोस द्वारा बिना घुले तरल का अवशोषण करना, अधिशोषण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है, जिसको इम्बाइवेशन कहते हैं। यह क्रिया विसरण पर डिपेंड करती है, एक प्रकार से भौतिक क्रिया है, एक प्रकार से भौतिक जैविक क्रिया नहीं, एक प्रकार से भौतिक क्रिया। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के अंदर या जो बीज अंकुरण की घटना होती है वो सारे इस पर डिपेंड होते हैं, अंतःचूषण पर होते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर जो हमारे गेट्स हैं या जो किवाड़ है वो क्या है, खुलते नहीं है, उनमें पानी भर जाता है और पानी अवशोषित कर वो फूल जाते हैं और आराम से वो पूरे ढके नहीं जा सकते। तो ये अंतःचूषण वही अंतःचूषण है, ये क्या होती है, एक प्रकार की विसरण की क्रिया होती है। और जल की गति यहाँ सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है, जो जल की गति है वो सांद्रण प्रवणता के अनुसार होती है, ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत जो जल की गति है वो सांद्रण प्रवणता के अनुसार होती है और एक प्रकार का विसरण है, भौतिक क्रिया है। और उदाहरण मैंने आपको बता दिया, बीजों में अंकुरण और
वर्षा ऋतु के अंदर आपके जो गेट हैं वो फूल जाते हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये आपके सारे अंतःचूषण के उदाहरण हैं। तो 127 नंबर के अंदर आपका उत्तर नंबर क्या राइट हो जाएगा? 1 नंबर राइट हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया है जिसको हम हिंदी में जीव द्रव्य कुंचन भी कह देते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, या जिसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन की जो घटना है वो आपकी बाह्य परासरण के कारण होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब कोशिका को अति परासरी घोल के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर का जो जीव द्रव्य है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। जब किसी सेल को उससे अधिक सांद्रित घोल में रखेंगे, उससे अंदर का जो द्रव है उससे अधिक सांद्रण वाले घोल में रखेंगे तो बाह्य परासरण की घटना होगी, उसका जो जीव द्रव्य है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाता है। इसे हम क्या बाह्य परासरण कहते हैं। तो ये घटना किस पर डिपेंड करती है? बाह्य परासरण के ऊपर डिपेंड करती है। तो उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, आ जाता है कई बार। पौधों में पानी की एपोप्लास्टिक गति किसके द्वारा होती है? कई बार हमें इस प्रश्न पे अपने को लगता है कि जैसे दो प्रकार की अवशोषण गतियां जल अवशोषण पादपों में होता है कि पथ हैं दो, एक तो एपोप्लास्ट पथ है, एपोप्लास्ट पथ, दूसरा है सिसप्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट जिसको बोलते हैं, सिसप्लास्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि सिसप्लास्ट का मतलब है कि जीवित भाग, क्या है? जीवित भाग से जल अवशोषण होगा, उसको तो हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। ये क्या है? मृत भाग से होता है। सिसप्लास्ट या सिम्प्लास्ट में क्या होगा? जल परिवहन जीव द्रव्य तंतुओं से होगा, जीव द्रव्य तंतु या जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं उनके द्वारा होता है जल परिवहन। लेकिन यहां क्या होगा? यहां कोशिका भित्ति, मृत भाग आपका कोशिका भित्ति कह सकते हैं, और आपका क्या कह सकते हैं इसके अलावा? अंतर कोशिकीय स्थान बोल सकते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान कह सकते हैं। तो यहां इन्होंने कहा कि पौधों में पानी की एपोप्लास्टिक गति किसके द्वारा होती है। अब गति का मतलब आप इस संदर्भ में ना समझे इसको भी, प्लाज्मोडेस्माटा अंतराकोशिकीय स्थान, इसको हम नहीं मानेंगे। यहां हम दोनों एक ही चीज है, अंतराकोशिकीय प्लाज्मोडेस्माटा। पहली बात तो ये क्या था? सिम्प्लास्ट का उदाहरण था। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि सर प्लाज्मा झिल्ली से हो जाएगा, नहीं होगा। जीव ये होता है किससे? मृत भाग से। किससे हो रहा है? मृत भाग से। तो आप यहाँ कोशिका भित्ति मान सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज दे रखी है, केस्पेरियन पट्टी, ये भी कहीं ना कहीं इनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पानी की एपोप्लास्टिक गति केस्पेरियन पट्टियों द्वारा होती है। इस कारण ही जल का अवशोषण नहीं होगा, पानी सीधा चला जाएगा भित्ति के द्वारा हुआ, क्योंकि उसका जल अवशोषण होता नहीं है। ये जल अवशोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, जल इनके आर पार नहीं जा सकता। केस्पेरियन पट्टियां लिग्निन और उनकी बनी होती है, इसलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका केस्पेरियन पट्टियां जिम्मेदार है। उत्तर नंबर 1 राइट है, आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, आपको ये पथ दोनों ध्यान रखने। सिम्प्लास्ट जीवित भाग से होता है, सिम जीवित, और जल परिवहन आपका प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। यहाँ मृत भाग है और आपका कोशिका भित्ति से होता है। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो गया? राइट हो गया। लेंटिकुलर वाष्पोसर्जन, लेंटिकुलर का मतलब होता है वाष्पोसर्जन आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक हम रंध्रीय वाष्पोसर्जन कहते हैं, एक हम वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन कहते हैं, एक आपका उपत्वचीय, जैसे हम बात करें क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर जिसको हम उपत्वचीय बोलते हैं। एक होता है रंध्रीय, एक होता है वातरंध्र। वातरंध्रों के द्वारा बहुत कम वाष्पोसर्जन होता है, बहुत ही कम। बहुत कम का मतलब 0.1, 0.5, 0.10%। तो ये आपका किसमें होता है? काष्ठीय तनों द्वारा होता है। मुख्यतः वाष्पोसर्जन होता है रंध्रीय वाष्पोसर्जन, जो 80 से 85% होता है। 9 से लेकर 10% भाग आपका किसमें होता है? क्यूटिकुलर होता है। तो ज्यादातर किसमें होगा? लेंटिकुलर बोल दो या वातरंध्रीय बोल दो, ये आपका किसमें होगा? काष्ठीय तनों के अंतर्गत होता है। तो उत्तर नंबर 130 के अंदर 2 नंबर उत्तर राइट होगा। आगे वाष्पोसर्जन से जुड़े हुए प्रश्न है, जहां ज्यादातर जो प्रश्न है वो वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखने। केवल 2 ज्यादातर कारक प्रभावित करने वाले हैं, एक तो आपका वायुमंडलीय दाब और एक वायुमंडलीय आर्द्रता। दोनों इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब और एक है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता। इन पर ज्यादातर प्रश्न आता है।
वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय आर्द्रता। अब देखो दोनों ही वाष्पोत्सर्जन के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इससे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है कि वायुमंडलीय दाब यदि कम होगा तो वायु क्या होगी, विरल होगी, और वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता यदि बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के लिए शर्त है कि वातावरण शुष्क होना चाहिए। जितना अधिक वातावरण शुष्क होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। लेकिन यदि वातावरण शुष्क नहीं है, वातावरण में आर्द्रता है, इसका मतलब आपका वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। अब 131, ये दो कॉन्सेप्ट आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। दोनों ही आपके ट्रांसपिरेशन रेट के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, चाहे आपका दाब हो चाहे आपकी आर्द्रता हो, ये दोनों ही क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अब प्रश्न नंबर आपका है 131। इसमें दे रखा है कि ताप और वायु वेग बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन आरंभ में बढ़ता है तथा बाद में शिथिल हो जाता है। क्योंकि ताप बढ़ेगा और वायु वेग बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन आरंभ में बढ़ता है क्योंकि वायु क्या है, रंध्रों से वायु हट जाती है, लेकिन बाद में शिथिल हो जाता है। कारण है स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्न होगा जब वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होगी, अधिक होगी। जब वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होगी, अधिक होगी। अब वायु का वेग अधिक होगा तो नहीं होगा। कोशिका में जल की बहुतायत, वातावरण परिस्थितियां शुष्क, वातावरणीय परिस्थितियां शुष्क होगी तो बढ़ेगा। वायु वेग वायु का अधिक होगा तो भी बढ़ेगा। लेकिन जब वायुमंडल की आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, कम होता है, आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो वाष्पोत्सर्जन के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिपेंड करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होती है, आर्द्रता में वृद्धि के साथ कभी नहीं होगी। तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में वृद्धि के साथ क्या है, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। क्योंकि शुष्कन आएगा। शुष्क स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब तापमान में वृद्धि होती है। खनिजों में वृद्धि और नमी में कोई मतलब नहीं है। उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया कि तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वृद्धि होती है। किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी होती है, भी कब बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन, ये भी आपका प्रभावित करने वाले कारक है कि वायुमंडल की दाब बढ़ेगा। किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी होती है, देखो तापक्रम कम होगा, तापक्रम कम होने पर वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी हो रही है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। आर्द्रता में कमी हो रही है तो इसका मतलब आर्द्रता यदि बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। आर्द्रता में कमी भी वाष्पोत्सर्जन को क्या है, बढ़ाती है। और आपका ऑप्शन दे रखा है वायुमंडलीय दाब में बढ़ोतरी। वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो उसके अनुसार ज्यादा सही जो है कि वायुमंडलीय दाब यदि बढ़ेगा तो आपकी क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। वायुमंडलीय दाब यदि बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनमें थोड़ा सा आपको डाउट इसमें है कि आर्द्रता, देख अभी हमने देखा था वायुमंडलीय जो आर्द्रता है, ये लो कि वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय आर्द्रता दोनों ही क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। भी वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्न होगा, वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, निम्न होगा। ये हमने कर लिया। अगला प्रश्न, हाँ ये वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि, ये भी कर लिया। ठीक, किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी होगी, तो वाष्पोत्सर्जन आर्द्रता में बढ़ोतरी पर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब में बढ़ोतरी होगी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तापक्रम में कमी होगी, नहीं बढ़ेगा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, माना है कि वायुमंडलीय दाब में यदि बढ़ोतरी होगी तो आपका वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो आपका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। तो उल्टा होता है। लेकिन आर्द्रता में कमी होना आपका वाष्पोत्सर्जन कभी भी बढ़ाएगा नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या है, 2 राइट हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब में बढ़ोतरी होने पर आपका वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। एक पूर्ण सफेद कोशिका में क्या शून्य होगा, पूर्ण सफेद कोशिका फूली हुई हो, फुल टर्गिड हो, उस स्थिति में हमें पता है कि डीपीडी
अब बात कर रहे हैं डीपीडी के संदर्भ में, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इसी तरह हम साई एस मतलब वाटर पोटेंशियल बोल सकते हैं, फाई साई एस और साई पी, ये आपका क्या होता है, माइनस में होता है। अब पूर्ण सफेद कोशिका का मतलब होता है, हम डीपीडी को लेकर देखें तो वहां डीपीडी शून्य हो जाती है, क्योंकि ओपी बराबर क्या हो जाता है, टीपी हो जाता है। ओपी बराबर टीपी, इसका मतलब क्या हो गया, डीपीडी शून्य। अब ये कह रहे पूर्ण सफेद कोशिका में इसी तरह इसी संदर्भ में सेम जल विभव चलता है। जल विभव क्या होगा, शून्य होगा। साई आपका W क्या होगा, शून्य होगा, तो क्या होगा, पूर्ण सफेद होगी कोशिका। तो यहां भी हम क्या कहेंगे, जल विभव शून्य, इसका मतलब आपकी डीपीडी शून्य, आपका जल विभव क्या है, शून्य है। तो डीपीडी और जल विभव जब आपके शून्य होंगे तो क्या होगा, आपका कोशिका क्या होगी, पूर्ण सफेद होगी। इसको ही हम क्या कहते हैं, आपका पूर्ण सफेद कोशिका में शून्य क्या होता है, जल विभव होगा या डीपीडी होगी। ऑप्शन में आपका केवल जल विभव दे रखा है, तो उत्तर नंबर 3 आपका राइट हो जाएगी। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जब पूर्ण सफेद कोशिका हो, कोशिका सलत हो, कोशिका जीवद्रव्य कुंचित हो। जब कोशिका पूर्ण सफेद होती है तो डीपीडी शून्य होता है। जब कोशिका सलत होती है उस दिशा में टीपी शून्य होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। निम्न में से स्व प्रतिरक्षा विकार, स्व प्रतिरक्षा से जुड़े हुए विकार हैं आपका, एक तो माइसेंथिया ग्रेविस, एक आपका रूमेटोइड संधिशोथ, एक आपका है सिस्टोमिक ल्यूकस एथेरिटोटस SLE। ये तीनों जो है आपको स्व प्रतिरक्षा विकार है। खुद की, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई अंग खुद की मृत्यु का जिम्मेदार बनता है, वो आपकी स्व प्रतिरक्षा होती है। तो ये स्व प्रतिरक्षा से संबंधित रोग है, माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटोइड संधिशोथ, सिस्टेमिक ल्यूपस। तो 1, 2 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है। सहायक टी कोशिकाओं को, टी हेल्पर सेल को क्या करता है, ये नष्ट करता है। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या है, राइट आंसर है। उत्तर नंबर 3 क्या है आपका, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एंटीबॉडी स्त्रावित होती है। जो एंटीबॉडी है वो किसके द्वारा स्त्रावित होती है, एंटीबॉडी आपकी स्त्रावित होती है टी लिम्फोसाइट द्वारा, बी लिम्फोसाइट द्वारा। सबको पता है कि बी लिम्फोसाइट द्वारा क्या होती है, आपकी एंटीबॉडी है जो स्त्रावित की जाती है। एंटीबॉडी को स्त्रावित करने वाली कोशिका क्या होती है, बी लिम्फोसाइट होती है। अपने पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स के प्रकार WBC के अंदर, तो वहां बी लिम्फोसाइट्स द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी का स्त्रावण किया जाता है। तरल प्रतिरक्षा संबंधित है, तरल जो प्रतिरक्षा है CMI, तरल प्रतिरक्षा आपकी किससे संबंधित है, बी लिम्फोसाइट से संबंधित है। तरल जो बी कोशिकाओं से संबंधित है, तरल प्रतिरक्षा बी कोशिकाओं से। जो दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा है वो किससे है, टी कोशिकाओं से संबंधित। दो प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, एक तो होती है AMI, एक होती है CMI। AMI होती है वो आपकी टी से संबंधित होती है, और CMI जो होती है वो आपकी क्या होती है, बी कोशिकाओं से संबंधित होती है। सॉरी, ये आपकी बी से होती है, ये आपकी क्या है, टी कोशिकाओं से संबंधित होती है। तो यहाँ बात कर रहा है तरल प्रतिरक्षा की, इसका मतलब AMI की बात कर रहा है, वो आपकी बी से संबंधित होती है, बी कोशिकाओं से जुड़ी हुई है। तो तरल प्रतिरक्षा आपकी बी कोशिकाओं से होती है और ये आपकी टी कोशिकाओं से। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में अधिक IgA, IgG, इनको आपको विशेष तौर से एक सारणी के रूप में याद रखना है। आपको एक साथ पूछा जा सकता है, अलग अलग पूछा जा सकता है हर एग्जाम में। जैसे अब की बार एलर्जी से संबंधित पूछा गया है, कभी प्रतिरक्षा से संबंधित, कभी सबसे बड़ी कौन सी है, कोलोस्ट्रोम में कौन सी पाई जाती है, अपरा को कौन सी पार कर सकती है। इस तरह के कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आपको सारों को अलग अलग रूप से ध्यान रखना है कि जब हमें किसी भी प्रकार का बाह्य घटक या बाह्य जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले किस प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन सक्रिय होता है, उसका नाम होता है IgM। IgA मानव कोलोस्ट्रोम में पाई जाती है, IgG संख्या में सबसे अधिक होती है, अणुभार सबसे अधिक होता है। IgD के बारे में कोई विशेष हमें कुछ मिलता नहीं। तो उस उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा।
माल्ट, ये संबंधित है, एक फॉर्म है इसमें जुड़ी हुई, एक फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये आपको विशेष तौर से एक फुल फॉर्म है आपके मानव स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर। एलर्जी के दौरान इम्यूनोग्लोबिन जो बनती है वो होती है आईजीई। एलर्जी के समय जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन बनती है वो होती है आईजीई। आईजीई जो इम्यूनोग्लोबिन है वो एलर्जी के समय बनती है। एलर्जी के दौरान क्या बनती है? इम्यूनोग्लोबिन आईजीई बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, औद्योगिक मिलेनिज्म की प्रक्रिया दर्शाती है प्राकृतिक वर्ण को, जननीय पृथक्करण को, भौगोलिक पृथक्करण को, प्रेरित उत्परिवर्तन को। प्राकृतिक वर्ण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्राकृतिक वर्ण को दर्शाती है। औद्योगिक मिलेनिज्म की जो प्रक्रिया है प्राकृतिक वर्ण को दर्शाती है। उत्तर नंबर 3 आपका क्या होगा? राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उदाहरण समजातक, बहुत इंपॉर्टेंट है, समजाता, एनालोगी, एना, ये होमोलोगी, एनालोगी। होमोलोगी मतलब समजात। ये परिभाषा आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति की दृष्टि से तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। संरचना और उत्पत्ति क्या होती है? इनकी समान होती है। संरचना उत्पत्ति इनकी क्या होती है? समान होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कार्य की दृष्टि से क्या होंगे? भिन्न होंगे। इसका मतलब उत्तर नंबर आपका 3 4 राइट होगा कि ये समजातता है, होमोलोगी है। होमोलोगी मतलब कार्य की दृष्टि से भिन्न होंगे, संरचना की दृष्टि से समान होंगे। बोगनविलिया का कांटा हुआ, कुकर बिठा की प्रतान, दोनों इसमें काम में आते हैं। उत्तर नंबर 4। अब एक चीज और है कि जहां भी समजातता शब्द आ रहा है, वहां समजातता शब्द आएगा वहां अपसारी विकास होगा। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। कई बार हम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, अपसारी विकास, अपसारी विकास। तो समजातता का मतलब क्या है? अपसारी है। और समवर्ती एनालोगी का मतलब क्या है? अभिसारी है। क्या है? अभिसारी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अपसारी, समवर्ती की दिशा में अभिसारी, अपसारी की दिशा में क्या आएगा? समजातता या होमोलोगी। तो उत्तर नंबर आपका 4 राइट है। बोगनविलिया का कांटा, कुकर बिठा के प्रतान, ये एक प्रकार के एक तरह से अपसारी विकास को प्रेरित करते हैं। पेंगुइन व डॉल्फिन के फिलिपर्स उदाहरण है। पेंगुइन व इसका जो विकास होगा वो क्या होगा? क्योंकि ये हमारे क्या है? एनालोगी है। अब समवर्ती अंग है, समवर्ती अंग। समवर्ती अंग है मतलब एनालोगी है। एनालोगी है मतलब क्या होगा? ये अभिसारी विकास के उदाहरण होंगे। अभिसारी विकास कब होगा? जब अंग कैसे होंगे? समवर्ती होंगे। समवर्ती अंग किस में आते हैं? अभिसारी विकास के अंतर्गत आते हैं। हम दो चीज हमें देखते हैं कि एक तो होता है आपका अभिसारी विकास, अभिसारी विकास, एक होता है आपका क्या? अपसारी विकास। अभिसारी विकास का मतलब ये होता है कि किस में आएगा? एनालोगी मतलब समजातता, 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 एनालोगी। एक होता है अपसारी जिसे हम बोलते हैं समवर्ती। अपसारी का मतलब होगा होमोलोगी, या क्या आएगा? होमोलोगी, या आएगा एनालोगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर है वो किसके विकास के उदाहरण है? अभिसारी विकास के उदाहरण है। अभिसारी का मतलब क्या हो गया? समवर्ती अंग हो गए। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में क्या होते हैं?
समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति में क्या होंगे, समान होंगे। उत्पत्ति में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होंगे, समान होंगे। अगला प्रश्न, समवर्ती संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती है। वापस वही प्रश्न, आगे मैंने आपको बताया था कि समवर्ती, और इनके विषय में एक ही ध्यान रखना है कि समवर्ती के विषय में हम क्या ध्यान रखेंगे, अभिसारी ध्यान रखेंगे, अभिसारी विकास, अभिसारी विकास और समजातता, या समजात भी बोल सकते हैं, समजात अंग, उसके दिशा में हम क्या ध्यान रखेंगे, अपसारी विकास ध्यान रखेंगे, अपसारी विकास। मतलब समवर्ती अंग क्या होंगे, ऐसे अंग जो उत्पत्ति व कार्य के, उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होंगे, समान होंगे। कार्य की दृष्टि से क्या होंगे, समान। इसका उल्टा ये है, उत्पत्ति में क्या होंगे या संरचना में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो आपको विशेष तौर से ज्यादातर प्रश्न परिभाषा से न पूछकर एक पूछा जाएगा कि समवर्ती अंग का उदाहरण कौन सा है, समजात अंग का उदाहरण कौन सा है, समवर्ती अंग किस विकास को प्रभाव बताते हैं, अभिसारी विकास को, और समजात अंग जो है वो अपसारी विकास को बताते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अभिसारी विकास, 1 नंबर उत्तर राइट आंसर है। अगला, सुमेलित कीजिए। अब देखो यहां कुछ प्लांट हार्मोन और खोजकर्ता के नाम दे रखे हैं। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी, ये भी आपके एनसीईआरटी में नाम दे रखे, मैंने सारे ढूंढ के एक जगह कर दिए, चारों जगह ये नाम अलग अलग दे रखे। तो हो सकता है आपसे किसी एक के बारे में पूछ ले, हो सकता है इन चारों से आपका मिलान करवा ले भी कौन से हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो साइटोकाइनिन की खोज स्कूग व मिलर वैज्ञानिक ने की थी। जिब्रेलिन की खोज आपकी ई कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी। एफसीसी कमल की खोज के बारे में विशेष कोई बता नहीं रखा, एनसीईआरटी में नाम भी दे रखे, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम दे रखे, क्योंकि इसकी खोज कई चरणों में हुई थी। लेकिन आपका जो इथाइलिन है या एथिलीन है, उसकी खोज आपकी एच कोसोइंस ने की थी। जो एच कोसिन्स है, एच कोसिन्स, इसने खोज आपकी किसकी की थी, इसने आपकी खोज की थी इथाइलिन की। तो ये आपका उत्तर नंबर 4 आपका क्या है, गलत है। यहां दे रखा है एफसीसी कमल, जो कि गलत है। ये 3 आपके वैज्ञानिक सही है। ये आपका जो खोज करता है ये एफसीसी कमल का न होकर किसका है, इथाइलिन का है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कोशिका का प्रासरण दाब -18 बार है तथा दाब विभव 10 बार है, जबकि बी कोशिका का प्रासरण विभव 16 बार है तथा दाब विभव 10 बार है। अब हमें कई प्रश्नों में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको लागू करना है, एक आइडिया आपको ध्यान रखना है, क्या कि आप मुख्य रूप से यह ध्यान रखें जब भी ऐसा प्रश्न है, हालांकि यहाँ तो स्पष्ट पता चल गया कि यह जल विभव की बात कर रहा है, और जल विभव के संदर्भ में हमें प्रश्न सही करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाएगा। तो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। उच्च जल विभव से निम्न जल विभव कौन जाता है, ये संदर्भ है जल विभव के संदर्भ में। और बात करें डीपीटी के संदर्भ में, तो जल कहां जाएगा, कम से कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की ओर। अब ये कंसेप्ट हमें पता चल गया कि ये बात किसकी कर रहा है, जल विभव की। अब यहां दे रखे 2 मान, देखो परासरण दाब, देखो यहां हम डीपीटी की जब बात करते हैं तो हमें ये पता होता है ओपी और टीपी, परासरण दाब और टर्गर प्रेशर, यहां ओपी और यहां टीपी, डीपीटी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। लेकिन ये बात कर रहा है जल विभव की, तो यहां ओपी की जगह क्या हो जाता है, साई पी, साई एस और साई पी। ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो ये आपका साई पी है और ये साई आपका क्या है, एस है। इसको हम बोलेंगे प्रासरण विभव, और ये आपका क्या है, दाब विभव। तो प्रासरण विभव हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब हमें ये दे रखा है, हम निकालते हैं कि हमें ये पता है कि दोनों से हमें माइनस करना है, कि ओपी माइनस टीपी करना है। तो यहां प्रासरण विभव देखो, ए का दे रखा है 18 बार और दूसरे का दे रखा है 10, यहां दे रखा है 16 और यहां दे रखा है 10। हम दोनों का एक कोशिका का निकालेंगे, 18 में से 10 गए, 18 माइनस का है ये क्या है 10, तो माइनस कितना आ गया, 8 आ गया। दूसरी कोशिका, एक कोशिका में, दूसरी कोशिका में हम बात करें
-16 में से -10, 16 में से 10 गए, निशान आएगा किसका, माइनस का, कितना आ जाएगा, -6। तो जिसमें निशान जिसका माइनस ज्यादा है, अब इनमें से बड़ा कौन है, -6 क्या है, संख्या अधिक बड़ी है, -8 छोटी है। तो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, तो बी से जल कहाँ जाएगा, ए की ओर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मान अधिक है। तो जल कहाँ जाएगा, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, तो बी से ए की ओर जाएगा। उत्तर नंबर आपका राइट हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप जल विभव निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट जल विभव का है उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, डीपीडी का कॉन्सेप्ट है निम्न डीपीडी से जल उच्च डीपीडी की ओर जाता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। फ्लोएम में परिवहन दोनों दिशाओं में होता है, बिल्कुल, ये भी कई बार प्रश्न आ भी गया है, और आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसी सेम टू सेम लाइनें दे रखी हैं जैसे मैंने यहाँ रख रखी हैं। इनमें से एक बार भी चर्चा हो सकती है और कूट वाला प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। फ्लोएम में जो परिवहन होता है, जैसे आपको बताया कि जाइलम के अंदर जल का परिवहन होता है, फ्लोएम के अंदर भोज्य पदार्थों का होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है, तो वो दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर नीचे दोनों। लेकिन जाइलम में परिवहन केवल ऊपर की ओर होता है, वापस कुछ नहीं आता, केवल जल ले जाया जाता है, लेकिन वहां दोनों साइडों में होता है। दोनों लाइनें सही है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन में जल का परिवहन एक दिशा में होता है, ये बात भी सही है। फ्लोएम रस में केवल जल व शर्करा का स्थानांतरण होता है, ये बात गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ हार्मोन्स और कुछ अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, हार्मोन भी पाए जाते हैं और एमिनो अम्ल भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये लाइन हमारी क्या होगी, गलत होगी। फ्लोएम रस में जल, शर्करा, हार्मोन और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। लास्ट प्रश्न, अंकुरण के समय बीजों का फूलना किस क्रिया का कारण है। अंकुरण जब होता है, पादपों में बीज का जो अंकुरण होता है वो आपका अंतः शोषण का प्रकार है। अंतः शोषण का एक तरह से उदाहरण है। अंतः शोषण कहते किसे हैं, किसी ठोस द्वारा बिना घुले तरल का अधिशोषण कर लेना अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है जो कि विसरण पर डिपेंड करती है। जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार होती है। इसके अंतर्गत जो जल की गति है वो सांद्रण प्रवणता के अनुसार होती है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो हम यहाँ आज के हमारे 150 प्रश्न कंप्लीट हुए, जिसमें बायोलॉजी के 45 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए हैं, और यदि आपने अब तक एनसीईआरटी या इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास नहीं, कई बार क्या है कि हम बहुत से, जैसे आप बताते हो एलन की सीट या यूनिवर्सल वगैरह में प्रश्न काफी दे रखे हैं, लेकिन आपको केवल इसी लैंग्वेज के इस आधार के प्रश्न आपको तैयार करने, अभी भी हमारे पास समय है। यदि आप समय रहते जाग जाते हैं तो आपको इसका काफी अच्छा फायदा या बेनिफिट होगा, लेकिन बहुत से साथी उनको पता नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्नों का हमें सॉल्यूशन करना है। तो आज का ये वीडियो पूरा आपने देखा है, आपको इसी प्रकार की प्लांट फिजियोलॉजी को एक बार और रिवीजन करना है। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।